हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां हम बात करते हैं औरतों के जीवन से जुड़े छोटे बड़े मुद्दों की और उनके प्रैक्टिकल और आसान सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज का एपिसोड होने वाला है एपिसोड नंबर 211, जिसमें हम 209वें एपिसोड में जितने भी कमेंट्स आए होंगे उनको पढ़ेंगे और उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। जी, तो पहला क्वेश्चन है, मैम मेरे हस्बैंड ड्रिंकर हैं। सो हस्बैंड से केस हो गया था, इन लॉज ने शादी का गोल्ड दबा लिया इसलिए, और मायके वालों ने भी शादी में आधी ज्वेलरी दी कि बाद में देंगे बोला था। अब उसका कोई अता पता नहीं है। मेरी बड़ी सिस के पापा ने प्लॉट के हाफ पार्ट दिया था, को होगा हाफ पार्ट मेरे लिए है ये कहा था। अब मैम मैं क्या करूं। देखो, एक बार ढंग से बात करो, उन्हें उनकी बातें याद दिलाओ और उनसे स्पष्ट जवाब मांगो कि क्या करना है। गोलमोल बातें करके अगर वो आपको घुमाते हैं तो आप भी घूमते रहोगे, टाइम वेस्ट होगा और आप अपने फ्यूचर को लेकर डिसाइड नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो ससुराल वाले ज्वेलरी नहीं दे रहे, वो तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि वहां पे आप शादी पे ही आपकी बात आ गई। लेकिन जो पीहर में चल रहा है कि प्लॉट आधा उसके नाम है आपकी बहन के और आधा आपको देना था, क्लियरली पूछ लो। देना है तो, नहीं देना है तो कम से कम आप आगे की प्लानिंग अपनी लाइफ की उस हिसाब से कर पाओगे। असमंजस में मत रहो। ऐसे टॉपिक पे मुझे लगता है बात कर लेना ज्यादा सही है। जो हमें डर लग रहा है कि ऐसा कहीं ना हो जाए, हो सकता है वही बात हो, लेकिन एटलीस्ट पता चल जाएगा कि यही है, तो फिर हम आगे की सोच सकते हैं, है ना। तो बजाय अपने मन में सोच के उलझन करने के, क्लियरली बात कर लो। जो भी उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, जो देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, जिनके भी अधिकार क्षेत्र में वो है। नेक्स्ट, एक हेल्प करिए कि जब घर का काम 20-25 मिनट के बैचेस में करने पड़ते हैं, कारण बहुत है वो डिस्कस करने में लंबा होगा, बट उस टाइम पे कैसे इफेक्टिव और टाइमली कम करें। देखो, ये जो 20-25 मिनट के बैचेस में काम करने वाला है, ये मेरे हिसाब से, अगर मैं क्वेश्चन सही समझ रही हूँ तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इफेक्टिव वे है काम करने का। आप बल्क में मैराथन क्लीनिंग, मैराथन कुकिंग या फिर कुछ भी, कि आप एक के बाद एक के बाद एक टास्क में जाते जा रहे हो, अगर इस तरीके का आपका स्टेमिना और शरीर चल रहा है तो ठीक। नहीं चल रहा तो अब जैसे मैं पहले करती थी काम और अब करती हूँ, तो आपने भी देखा होगा, फर्क करा होगा कि अगर आपके बस की अब 8 घंटे लगातार काम करना नहीं है तो आप 6 करेंगे, 6 भी नहीं है तो 4 करेंगे, 4 में भी अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा, तो फिर बेस्ट तरीका वही होता है कि हम आधे आधे घंटे के स्लॉट बांट लेते हैं और फिर उसमें काम करते हैं, है ना। तो आपको बस वही है जो टाइम मेजर करने वाला है ना, कि एक काम में टाइम कितना लग रहा है, अगर आप वो मेजर करके करते हो तो कोई हमसे टुकड़ों में काम कराए, इकट्ठा काम कराए, वो हमारा दिमाग उसे अपने आप टुकड़ों में डिवाइड कर लेगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली एक वे ऑफ डूइंग है। तो आप इसमें वो ना करो कि मतलब क्या करूं इसमें। और दूसरी चीज देखो, इफेक्टिवली और टाइमली करने की चीज वो भी होती है कि जब हमारे पास एक टाइम फ्रेम होता है ना कि हमें इसमें ही करना है, तो उल्टा और सेंसेस हमारी ज्यादा सक्रिय रहती हैं और हम ज्यादा ध्यान से, ऑटोमेटिकली हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं काम। तो इट्स, या तो मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बल्कि एक वे ऑफ डूइंग टास्क है। नेक्स्ट, मैं तो हमेशा देखती हूँ मैम एड्स, ममता पवार, थैंक यू जी। नेक्स्ट, दी प्लीज कुछ जेन्युइन ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म बताइए सो दैट बच्चे की टेक केयर करते हुए भी अर्निंग हो जाए। देखो, ये मैंने प्रैक्टिकली कभी करके नहीं देखा, लेकिन आई होप कि आप अगर गूगल पे सर्च करोगे और एकदम अंधानुकरण ना करके, थोड़ा सा चीजों को देख के सुन के रिसर्च करके, फिर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। इस टाइम इंटरनेट पे सब कुछ है, सिर्फ आपका दिमाग है कि आप क्या सोच सकते हो, वो सब कुछ है इंटरनेट पे अवेलेबल। उसमें धोखाधड़ी है या नहीं है, तो आप वही है, एकदम इम्पेशेंट मत हो, आराम से देखो, तसल्ली करो। जिस भी चीज के बारे में वहां पे पढ़ रहे हो, फिर उसको अलग से भी गूगल पे सर्च करो, उनकी वेबसाइट क्या है, सब कुछ है। 2-4 वीडियोस देखो उसके रिलेटेड, काफी आपको, मतलब 2 घंटे दे लो आप, आपको नॉलेज हो जाएगी जिस भी टॉपिक पे आप करना चाहते हो। मुझे तो अब इतना समझ में आया। तो इसका यूज करो प्लेटफॉर्म का, जो ऑलरेडी हमारे पास है, गूगल और यूट्यूब, चैट जीपीटी, इन सब से रिलेटेड आप कंटेंट ढूंढो कि ऑनलाइन टीचिंग अगर मैं करना चाहती हूँ तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपके पास आ जाएंगे बहुत सारे रिजल्ट्स। नेक्स्ट, मैम क्या आपने साउथ में विजिट किया है, अगर नहीं तो आप प्लान करना, अगर फ्लाइट से आए तो मुझे जरूर बताना, मैं एयरपोर्ट के पास ही रहती हूँ और मेरे हबी एयरपोर्ट पे ही ड्यूटी करते हैं। एज यू विश, अगर आप आना चाहो तो हम
चेन्नई एयरपोर्ट के पास रहते हैं। नहीं, मैंने साउथ में विजिट नहीं किया है, इच्छा है, लेकिन भगवान जाने कब पूरी होगी। तो जब कभी जाऊंगी तो मैं ध्यान रखूंगी आपका नाम आरती कुमारी, अगर ध्यान रहा तो। इंस्टाग्राम पे मैंने पिछली बार भी कहा था, कनेक्ट करके मुझे मैसेज करके अपना आप ये रेफरेंस जरूर दे दिया करें, ताकि मैं कहीं जाऊंगी तो इस बार मेरा प्लान है कि मैं एक बार इंस्टाग्राम का चैट बॉक्स खोल के जरूर देखूंगी कि उस जगह का कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ, तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। नेक्स्ट दीदी, मेरा जवाब आप जरूर दीजिएगा अपनी आंखों से, और देख लें, चैट देख लो, गंदी गंदी फोटोज देख लो, तो फिर क्या करना चाहिए आप बताइए। मेरा मन किसी में लग नहीं रहा है। उसकी शादी हो गई, वह चली गई थी, ये दोनों बहुत बात करती थी, मैं रहती थी तो ठीक है, अगर मैं मायके जाऊं तो उनका शुरू हो जाता था दोनों का। मैं अपने पति से बोले तो बोले टाइम पास है यार, कुछ नहीं करना, लेकिन इसमें कैसे मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। दीदी प्लीज मुझे बताइए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वह मेरी बुआ की लड़की थी। अब देखो, अगर अभी भी चल रहा है, वो कह रहा टाइम पास, देखिए टाइम पास ये होता है, मतलब ऐसे को तो सीधा जवाब ये है कि ऐसा टाइम पास मैं करूं तो तुम्हें चलेगा। तब देखो कैसे ततैया लड़ते हैं उस इंसान के, है ना। लेकिन पत्नी से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि अरे कोई बात नहीं, अब तो आ गया, अब तो रख लो। झूठन वाले आदमी को कैसे हजम करें हम, मुश्किल ये है। करती हैं बहुत सारी औरतें, पता है पति धोखा दे रहा है, उनकी टेंडेंसी है कि भाई वो धोखा दे रहा है, हम अपना हक क्यों छोड़े, हम पत्नी है, हम अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी पैसा ये सब चीजें कि हम क्यों छोड़े, हम तो उन्हें ठोक पीट के सही राह पे लाएंगे। उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई कैसे भी पलेंगे फिर जो भी होगा, लेकिन एक झूठन वाला आदमी जो कहीं और मुंह मार के आया हुआ है, फिर उसको हम खुद कैसे समर्पित हों। तो ये चीज हजम मुझे तो होती नहीं। लेकिन अब ये है कि जो नहीं छोड़ सकते, शादी से नहीं निकल सकते, उनका भी फिर यही है कि अगर अब प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में था जो भी था, और अब वो कह रहा है कि नहीं है अब कुछ भी ऐसा, तो भाई ठीक है, मान लो उसकी बात, यही तो कर सकते हो, है ना। लेकिन दूसरा ये भी है कि उसे भी सजा देनी है, हम तो परेशान रहेंगे ही रहेंगे। शादी करके उसे मतलब फ्री तो नहीं करेंगे कि हम छोड़ के चले जाएं, शादी करके रहेंगे भी उसी में ही, घर में ही रहेंगे, लेकिन उससे पति पत्नी वाला वो बॉन्ड नहीं रखेंगे। बच्चे हैं वो पल जाएंगे, माँ बाप दोनों दिख रहे हैं दिख जाएंगे, फिर ये होता है। लेकिन गलती एक की, उस कंडीशन में सजा दोनों को मिलती है। अगर हम उस शादी से निकल ही जाते हैं तो हम फ्री हैं, धोखा सामने वाले ने दिया, हम क्यों भुगते हैं फिर पूरी जिंदगी उस चीज को। तो हो सकता है ना फिर हमारी लाइफ की नई शुरुआत हो जाए, ये भी तो बात होती है। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम नहीं निकल सकते शादी से, हमारी हिम्मत नहीं है या किसी वैसा हमारा मन नहीं है, तो फिर यही है कि शादी में रहो, लेकिन उसको फिर माफ इतनी जल्दी मत करो। रहो मतलब उसको पत्नी की तरह मत रहो, वही साइलेंट डिवोर्स वाला, कि उसको समझ में आना चाहिए कि उसकी एक गलती कितने साल या कितने महीने भारी पड़ी उसकी गृहस्थी पे, कितनी अच्छी लाइफ हो सकती थी जो नहीं हुई, है ना। उसको समझ में आना चाहिए पति को। नेक्स्ट मैम, मुझे प्लीज बताएं। और दूसरी चीज, हाँ इसमें मैं ये भी कहूंगी कि फालतू में ना रोज चीज को, जैसे पिछले 2-3 कमेंट में आपने देखा होगा किसी लड़की से कोई गलती हुई, एक्स्ट्रा मैरिटल हो कुछ, शादी से पहले या कुछ है, तो उसका पति उसको हर बात में ताने दे रहा उसी चीज के, वो गलती आप मत करना। वहां हम नीचे दिखते हैं। किसी ने कोई गलती काम कर दिया, कुछ कर दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट देना इज बेस्ट। लेकिन उसके बाद बार बार उसी चीज को कहते रहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्थिति घूम फिर के आपको ठीक करनी है, लेकिन वो आदमी आपको पूरा चाहिए, बिल्कुल वैसा जैसा होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब वो अंदर से चेंज होगा, और अंदर से चेंज वो तभी होगा जब उसको झटका लगेगा एक कड़ा। तो इतनी जल्दी ऐसे केसेस में माफ नहीं करना चाहिए, मेरी फिर ये है दूसरा ऑप्शन, अगर आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल। नेक्स्ट मैम, प्लीज मुझे बताएं, शादी को 5 साल हुए हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरे पति कुछ नहीं करना चाहते। 3 मंजिल किराए का मकान है जिससे किराया आता है, उस किराए में मेरे 2 बच्चे और पति, सास, नंद, नंद के 2 बच्चों का खर्चा चलता है। सेविंग तो दूर, बस खर्चा भी बहुत मुश्किल से पूरा हो पाता है। नंद अच्छे घर में है, फिर भी हर चीज यहीं से चाहिए, यहाँ तक कि बच्चों के डायपर भी। मैं बहुत परेशान हूँ इनकी वजह से, मैं और मेरे बच्चों को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। हस्बैंड को बोलो जॉब को, तो वो कमाना नहीं चाहते। प्लीज बताएं मुझे क्या करना चाहिए। देखो, अगर वो मकान आपका है तो आप साफ मना कर सकती हो, जब नंद अपना अफोर्ड कर सकते हैं आप सीधे कह दो कि जब दीदी आपके घर में कोई कमी नहीं है, यहाँ पर हम लोगों का हाथ टाइट रहता है,
है ना। तो तीज त्योहार वो लेना देना ठीक है, हम उतना ही कर पाते हैं। ये चीजें आपको अपने आप करनी चाहिए। सीधे कहोगे मुंह बनेगा, हो सकता है सास ससुर का भी बन जाए बहुत गंदा वाला, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी सास की है ससुर की है तो वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि भाई तुम्हें इतना दे रहे हैं तो लड़की को भी कुछ तो दे। तो लॉजिक बनता है। अब लड़की अच्छे घर में गई है ये उसकी किस्मत है, आपके पति नहीं कमा रहे, ये उनकी अपनी गलती है। तो सफर कौन करेगा? आपके पति की फैमिली यानी कि आप। उसमें आप नंद को दोषी नहीं ठहरा सकते, है ना। वो अपनी समझदारी उसको खुद दिखानी चाहिए कि भाई मेरा भाई, मेरे बच्चे भाई के परेशान हो रहे हैं, मैं अपने घर से भी कर सकती हूँ तो मैं ना करूँ। लेकिन अगर वो नहीं कर रही तो आप लॉजिकली उसको या सास ससुर को ब्लेम नहीं कर सकते। उनके दो बच्चे हैं भाई, वो दोनों को कर रहे हैं, है ना। तो उन्हें ही मोटिवेट करो, वरना जितना है उतने में ही अपना गुजारा करो। और वो नहीं कर रहे, सबसे आखिरी ऑप्शन यही रहता है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर पति नहीं जिम्मेदारी संभाल रहा तो आप निकलो घर से। मना करे सीधे कहो, एक को तो कमाना पड़ेगा, या तो तुम जाओ या मैं जाऊंगी। नेक्स्ट। दी मैं वही हूँ जिसके हस्बैंड 11 बजे से पहले रिलेशन नहीं बनाते। दो मेरे पेरेंट्स आए थे, पंचायत इकट्ठा करके बहुत समझाया, फिर भी इन्हें कुछ समझ नहीं आया। 3 मंथ से मुझसे बोलते नहीं, अपने ईगो में रिश्ता तोड़ देंगे बट नहीं झुकेंगे। पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि ये नहीं सुधरेगा, मैं अलग नहीं रहना चाहती, मेरा सिलाई का काम भी अच्छा चलता है। घर वाले बोल रहे हैं जो तू चाहेगी हम तेरे साथ हैं। मैं क्या करूं, कहीं आगे मेरी लाइफ खराब ना हो जाए। कुछ खराब नहीं होगी, जब यहाँ रहना है यहीं रहो, जब तक आपका मन ना हो शादी से बाहर निकलने का, किसी के कहने सुनने से आप मत निकलो, ठीक है। नहीं बोल रहा ना बोले, आप अपनी लाइफ में मस्त होना सीखो, अपने कामों में लगे रहो, ठीक है। कब तक नहीं बोलेगा, कब तक मेल ईगो रहेगी। और रिश्ता खराब कैसे होगा जब आप देख रहे हो कि हाँ ठीक है ले तू अपना टाइम जितना ले रहा है। भाई रिश्ता कब तभी तो खराब होता है जब सामने वाला भी की भी ईगो हो गई और हमारी भी ईगो हो गई। हम तो अब समझदारी से काम लेकर उसको टाइम दे रहे हैं, बैठा रहे सड़ा हुआ। कभी तो किसी दिन टूटेगा कि भैया कब तक मैं ऐसी बिद का बैठा रहूंगा, मेरी भी नहीं चल रही लाइफ आगे। हमें ऐसा लगता ही तो है कि आदमियों को फर्क नहीं पड़ रहा, खूब फर्क पड़ता है उन्हें। हर आदमी को यही चाहिए कि मेरी बीवी हंसती बोलती रहे, मैं जैसा चाहूं वैसा करे। नहीं कर रही और उसके बाद मस्त भी रह रही है, मैं यहाँ कुड़ रहा हूँ, ये चीज असर करती है। तो आप चाहे मस्त हो नहीं हो, लेकिन उसके सामने ऐसी करो कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, अब आप यहीं रहोगी। और जब आपके शर्तों के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो पति पत्नी का रिश्ता भी ठीक हो जाएगा, अपने आप लाइन पे आएंगे। नेक्स्ट। दी सास ससुर बार बार क्या है निकल जाओ मेरे घर से, दीदी हम अलग रहते हैं, ऊपर हम अपना खर्चा खुद उठाते हैं तो भी क्या करें, रोज रोज सुनकर बहुत परेशान होते हैं, हम क्या करें प्लीज सोल्यूशन दे। हाँ तो वो आपसे अपना कमरा खाली कराना चाह रहे हैं, तो अब आप अपने हिसाब से जो भी आपका बजट है उस हिसाब से अपना घर आप कहाँ ले सकते हो उस हिसाब से सोचना शुरू करो। क्योंकि सीधे अभी गुस्से में निकलोगे किराए पे तो किराए के वजह से पनप पाओगे नहीं। लेकिन किसी भी छोटे से छोटे बजट में घर कहाँ आप अपना ले सकते हो। अब उस तरीके की प्लानिंग कि हमें यहाँ से निकलना है और निकलने के बाद हम कहाँ जाएंगे, अब ये सोचना शुरू कर दो। और जब तक कोई इंतजाम ना हो सुनते रहो बात उनकी, लेकिन अब इस तरफ सीरियसली सोचना शुरू कर दो कि हमें अपना घर बनाना है। नेक्स्ट। दीदी आप हमेशा ऑनलाइन मंगवाते हो, वही कपड़े पहनते हो, स्कूल में भी आप सूट्स कभी स्टिच नहीं करवाते। अब तो नहीं करवाती क्योंकि पहले स्नैपडील से मंगवाती थी, जब 2016 से लेके समझ लो 2021 तक कह सकते हैं, जब तक ये रेडीमेड का सूटों का इतना चलन आया नहीं था, क्योंकि रेडीमेड मुझे आते ही नहीं थे। लेकिन अभी सारे साइजेस आते हैं और दूसरे स्टिचिंग इतनी महंगी हो गई, इतनी ज्यादा, कि इतने में कपड़ा लो और उतने फिर सिलाई में दो, उसमें 2 सूट बन जाते हैं। तो अब वहां सिलवाने का अब हिसाब ही नहीं रहा। आप यकीन करोगे मेरे उस टाइम के खरीदे हुए सूट, अब तो मैं चलो काम ही कर रही हूँ इसका, लेकिन मेरे सूटों का तो शुरू से आए थे ना, तो मेरा बेड ना भरा हुआ है अभी भी अनस्टिच सूटों से, उस टाइम के खरीदे हुए जो सिलने से रह गए थे। अब उनका नंबर नहीं आ रहा सिलने का, क्योंकि सिलाई इतनी महंगी है, और दूसरा कि अब उनकी जरूरत ही नहीं है, रेडीमेड इतने सुंदर सुंदर। अब जो ये मैंने पहन रखा है ये 500 रुपए का है, मतलब मैंने मंगाया 517 का, अभी इसमें ऑफर चल रहा है 2-2.5 घंटे के लिए फिलहाल, तो ये 498 रुपए का दिख रहा है। और डबल वो ट्रिपल एक्सएल साइज है वो 519 का दिख रहा है। अब देखो कॉटन का कपड़ा है, पूरी एम्ब्रॉयडरी है इतनी सुंदर, और इतना सुंदर इसका दुपट्टा देखना कैसा सिल्क में चमक रहा है, ना कलर निकलेगा ना कुछ होएगा, एम्ब्रॉयडरी, और 500 रुपए में।
तो इस वजह से अब सिलवाने का 500 रुपए दे के, और कपड़ा मेरा है, तो अब फायदा लगता नहीं उसमें, इसीलिए मैं ये अब छोड़ दिया मैंने सिलवाने सूट वूट। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे मारते हैं, फिर बाद में सॉरी बोल देते हैं। हर बार ऐसा ही होता है। घर में सास ससुर देवर सब टॉक्सिक हैं। हमें इस घर में रहना नहीं चाहते। घर बहुत छोटा है, हम एक कमरे में रहते हैं, उसी में खाना बनाते हैं। हस्बैंड घर लेने को तैयार नहीं। क्या करूं मैम, प्लीज बताना। जिसके साथ घर लेके रहना चाहती हो, जब वही ऐसा है तो घर अलग रह के रहना कोई समस्या का हल तो है नहीं। पहले तो वही बदले ना। तो जब वो मारते हैं ना, उनसे भाई दूरी बना के रखो। पता है कि हाथ चलता है इस इंसान का, दूर खड़े हो। एक कंडीशन होती है, इतने दिन में आइडिया हो जाता है कब ये मार देगा, है ना। तो कभी धोखे से ही कुछ हो गया तो हो गया, लेकिन अपने आप को सबसे पहले पिटने से बचाओ। इधर बचाओ, उधर पुलिस की धमकी दो, सॉरी बोलना है, इट्स नॉट ओके। ऐसे नहीं होता। और फिर वो जया जया हे वाली मुझे मूवी याद आ जाती है। वो लड़की इतना पिटती है, इतना पिटती है, शादी के 6 महीने में कभी वो चांटा लग जाता था, उसके बाद उसका आदमी उसको ले जाके खिलाता था बिरयानी, जाने क्या, रेस्टोरेंट में। और रोज का वही था, मतलब जब चांटा पड़ा वहां बिरयानी और आइसक्रीम खिला दी, फिर आ गए, फिर 2 दिन बाद चांटा पड़ गया। यही चल रहा है। तो ऐसे ये चलती नहीं ना जिंदगी। उसके गुस्से को आप जब तक ट्रीट नहीं करोगे, वो यही आपको पंचिंग बैग की तरह मानेगा कि इधर उधर की फ्रस्ट्रेशन की इसके ऊपर उतार लो, पीट लो इसे, खत्म। फिर सॉरी बोल दो। डोंट एक्सेप्ट हिज सॉरी, बी रिजिड। थोड़ा सा रिएक्ट करो इस चीज पे, और पिटने से अपने आप को बचाओ जैसे भी बचा सकती हो। उसका सामना नहीं कर सकती, भागो। भाग भी नहीं सकती, जबरदस्ती कर रहा है, पुलिस की धमकी दो। फिर भी ना बाज जाए, सच में एक बार पुलिस कंप्लेंट कर दो। डरो मत। इस तरीके से पिट पिट के कब तक अपना जीवन काटोगे। इट्स नॉट ओके। उसके बाद की बात है घर की, तो कि घर हम लेंगे क्योंकि अब कमरे का है, ये जो कुछ भी है। पहले पति तो लाइन पे आए। घर लेके रहोगी किसके साथ, उसी जानवर के साथ। नेक्स्ट, मैम जून के लास्ट में मेरे हबी ने टूर का प्लान किया। मेरे 2 ननंद भी जा रही हैं हिमाचल घूमने। मेरा बच्चा 3 साल का बेबी है, उसके लिए ने कर रहे हैं। मेरी ननंद के बच्चे भी जा रहे हैं, उनके बड़े हैं। कहीं मैं मेरी सास के पास छोड़कर चली जाएंगी। तो कहा नेक्स्ट टाइम कहीं कुछ नहीं कहने लगे। तुम दोनों घूमने चले गए, बच्चा मेरे पास छोड़कर चले गए। मैम क्या करूं, हबी के साथ जाना चाहती हूँ और बेबी को छोड़ना भी नहीं चाहती, क्या करूं। लेके जाओ भाई बच्चे को, जब सारा दुनिया जा रही है तो तुम अपना बच्चा क्यों छोड़ के जा रही हो। सब हो जाता है वहां पे। मेंटल बस प्रेशर है। आराम से आप इंजॉय भी कर लोगे बच्चे के साथ भी। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड 12 लाख कर्ज में बहुत ज्यादा हैं, फिर भी दीदी का खर्चा उठा रहे हैं। इसकी दीदी और उसका हस्बैंड कुछ काम नहीं करते। उनकी एक बेटी की शादी और पढ़ाई अपने ही घर में हमने कराई। बेटा तब पेशेंट था। बेटा टीबी पेशेंट है। इलाज भी हम बेलर और एम्स में कराया। अब हिम्मत जवाब दे रही है। अभी उन्होंने अपना घर भी तोड़ दिया है, बोल रहे हैं बारिश में रहने में दिक्कत हो रही है। बस, तो वो तो आपके ऊपर ही है, आप तो उन्हें ही पालते रह जाओगे। आपके हस्बैंड को नजर ही नहीं आ रहा, उन्हें ही पालते रह जाओगे भैया। इस तरीके से तो पनप ही नहीं पाओगे आप कभी भी। क्या ही कर सकते हैं समझाने के लिए, ये थोड़ी छोटा बच्चा है आपके पति। जब वहां से एक एटीएम कार्ड है, आदमी को जब जरूरत पड़ेगी स्वाइप कर ही लेगा ना। तो आपके पति उनके लिए एक एटीएम कार्ड बन चुके हैं। अब ये तो आपके पति को दिखना चाहिए ना कि मैं अपने पति पत्नी और बच्चों के लिए कुछ बचा भी पा रहा हूँ या नहीं। सारी जिंदगी इन्हीं के लिए करते रहोगे, सामने से कुछ आना नहीं। तो जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब क्या होएगा, ये तो उन्हें सोचना चाहिए खुद ही। लेकिन नहीं सोच रहे, तो यही चीज आप बोलो कि कहीं से रिवर्ट बैक की कोई उम्मीद है। या आज कोई कोई इमरजेंसी हमारे घर में पड़ जाए तो वो इस लायक है कि जितने जैसे हम इनके लिए खड़े हैं तो वो भी हमारे लिए खड़े हो जाएं। एक आध बार, 2-4 बार महीने में एक आध बार कह दिया करो ये बात। रोज रोज तो कहना बेकार है, क्योंकि बच्चे तो वही है नहीं। नेक्स्ट, मेरे फ्रेंड के 2 भाई हैं। छोटे को लगता है बड़े भाई से ज्यादा रिश्ता रखती है, छोटे को लगता है बड़े से, बट वो दोनों शायद सेम रिश्ता रखती है। दोनों अलग अलग, दो दूर दूर सिटी में है। छोटे भाई ने गुस्से में उसको बोल दिया कि मुझे अब किसी से रिश्ता नहीं रखना, बड़े भाई पैसे वाला है उसी से रखो रिश्ता। बट उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं है। उसको क्या करना चाहिए।
देखो कई बार ना ये रिवर्स साइकोलॉजी भी काम करती है। जो ये कहता है ना उसके पास पैसे हैं भैया उसी से, एक्चुअली वो रिश्तेदारों से खुद पीछा छुड़ाना चाह रहा होता है। अगर उसकी तरफ से कोई वो नहीं है ना, वो दोनों का बराबर कर रही है और फिर भी इस तरीके की डायलॉगबाजी हो रही है। कई बार ये प्रपंच होता है, क्योंकि वो खुद पीछा छुड़ाना चाह रहा होता है कि हमारे यहाँ कोई ना आए, कुछ ना करे, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर देता है कि हाँ जी हमारे साथ तो गलत हो गया। तो अब कोई ऐसा कह रहा है ना कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो उससे रिश्ता कम कर देना ही सही है। और टेक्निकली राइट होने के लिए ओकेजन्स पे उसे कॉल जरूर कर लो, मैसेज जरूर कर दो, ताकि ये रहे भी हमने अपनी तरफ से रिश्ता खत्म नहीं करा, लेकिन जब सामने से ऐसा रिस्पॉन्स आए तो जाना बेवकूफी है। नेक्स्ट, एक एडवाइस, एक एपिसोड के गैप से जो रिप्लाई वीडियो आता है उसको खत्म कर दें। न्यू व्यूअर्स एंगेज नहीं हो पाएंगे, प्लस कंफ्यूजन भी बनी रहती है। नेक्स्ट एपिसोड बनाइए विद कमेंट्स ऑफ इट विल स्मूथ द सीक्वेंस, रेस्ट यू बेटर नो आई फेल्ट सो कीप इट अप। सही है। चलो, मेरा जो एक एपिसोड का वो था ना, कमेंट का बीच का मतलब जो गैप में रख रही थी, वो इसके था कि मान लो एक दिन में, डेढ़ दिन में दूसरी वीडियो आती है, अल्टरनेट डे पे आती है, किसी ने देखी किसी ने नहीं देखी, कोई कमेंट नहीं कर पाए, वो चीज थी। लेकिन हो सकती है ये चीज भी, तो चलो इस वाले वीडियो में कमेंट्स ऑफ रहेंगे। उसके बाद से ये सीरीज बनेगी कि जो वीडियो में आपने कमेंट करा है उसके अगले वीडियो में उसका आंसर होएगा। देखते हैं ये सिस्टम कैसा चलता है, कितने कमेंट्स आते हैं। तो हो सकता है कम कमेंट्स आए उतनी देर में और वीडियो उस हिसाब से छोटी बनेगी, तो देखते हैं, मतलब चलो ट्राई करते हैं। नाइस सजेशन, थैंक यू अंकिता जैद का। अगर अच्छे से काम करा तो आपको पता चल जाएगा। मैं अप्लाई करूंगी खैर इस चीज को, ठीक है, मुझे अच्छी लगी ये बात। नेक्स्ट, हेलो दी हस्बैंड फाइनेंशियली अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं तो क्या जब मन आए गाली गलौज मारपीट किसी के भी सामने, बाजार में भी, बाद में ठीक हो जाएं? कहें छोड़ भी देना चाहिए, गलती पूरी तरह उनकी हो, फिर भी वाइफ को ऐसा रियलाइज कराएं कि तुम्हारी गलती थी, जबकि कभी ऊंची आवाज में वाइफ ने कभी बोला ना हो, सब काम बच्चे अकेले ही करें, बस हर्ट हो जाना, जवाब नहीं दे पाना, क्या ये नॉर्मल मैरिड लाइफ है? बिल्कुल नहीं। बार बार ऐसा हो गया, हस्बैंड का ऐसा करना सही है? कान का पर्दा भी फट गया था, भाई हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या करूं, हस्बैंड की वजह से हर्ट भी हूँ, मुझे ही गलत समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हूं, मैं चुप हो गई हूँ। बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है देखो ऐसी लाइफ। अभी जो मैं मारपीट के लिए कह रही थी ना, आपके लिए भी सेम है। इस चीज के लिए विरोध करो, ये ओके नहीं है ना। पिटने से बचो, भागो, कुछ भी करो, नहीं भाग सकती, धमकी दो पुलिस की, फिर भी ना माने, सच में पुलिस में रिपोर्ट करो। लेकिन इट इज नॉट ओके टू बी बीटन बाय माय हस्बैंड। नेक्स्ट, हाय दीदी, मेरा बीएफ मान गया मम्मी से मिलने के लिए, उसकी तबीयत खराब थी 1 महीने से, पता नहीं क्यों, क्या हुआ, कह रहा है वीकनेस है, ठीक हो जाऊं तब आऊंगा। रेनोवेशन भी पेंडिंग है, बट इस बीच उसने मुझसे कहा कि उसे हाउसवाइफ चाहिए, घर देखने, खाना बनाए। अगर तुम्हें जॉब करनी है अपनी तो करो, बट दूसरी देखो, क्योंकि ये मेरी जॉब बहुत हेक्टिक है, 14 घंटे की, और मेरी कोई हेल्प नहीं करवाएगा, एंड मेरे लिए मैरिज एक पार्टनरशिप है। मैं ये नहीं कह रही मेरा हस्बैंड सारा काम करवाए, बट अगर मेरा मन नहीं है तो मुझसे एक्सपेक्ट ना करें कि मैं खाना बनाऊं। बट वो ट्रेडिशनल माइंडसेट पे चल रहा है, घर बच्चे, उसके माँ बाप को देखूं। सच बताओ मुझे कोई घर संभालने का इतना कोई शौक भी नहीं है, वो रूटीन लाइफ पसंद करता है, सुबह उठे, तैयार हो, शॉप पे जाए, 3 टाइम का खाना मिल जाए, बट मुझे लाइफ में सिर्फ खाना बनाना और ऑफिस जाना, ये नहीं चाहिए। मुझे आउटिंग, ट्रिप्स, मूवी, ये सब भी चाहिए, और हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं मेल खा रही। फिर भैया पीछे हट जाओ। एक होता है कि हमने रिलेशनशिप बनाई अरेंज मैरिज में, हमें सही से पता ही नहीं है बंदा क्या है, या फिर उसने वादे तो किए कि हाँ ऐसे 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 करेंगे, एंड में आके पलट गया, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जानते बूझते देखते भालते लव मैरिज में हम, पता है नहीं बैठ रही हमारी तालमेल, फिर भी हम वही काम कर रहे हैं, तो फिर पछतावा ज्यादा होएगा। उसकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्लियर है और आपकी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर है, तो मैं तो नहीं समझती कि इस रिश्ते को आगे आपको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, एक कहते हैं ना, जिन कहानियों को अंजाम देना ना हो मुमकिन, उन्हें खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना अच्छा। तो बजाय लड़ भिड़ के बाद में तुम अलग हो, कलेश पले जिंदगी में, इससे अच्छा कि भाई ठीक है, अलग होते हैं, हमारी सोचने की दिशाएं अलग अलग चल रही, लड़ के अलग होने से अच्छा
नॉर्मली अलग होते हैं, फिर अलग हो जाओ। नेक्स्ट, हाय दी, यू आर बिग इंस्पिरेशन फॉर मी, आई एम 46 ईयर्स ओल्ड। मैंने जिंदगी में पहली बार आपसे सीखा अपने लिए स्टैंड लेना, कैसे रेस्पेक्टफुली लेना, उससे हम सेल्फिश नहीं होते। मैंने अपना 23 साल का बेटा 2024 में खोया। उसके बाद आपका एक डायलॉग मैंने याद रखा, जो आप अपनी माँ के लिए कहती हैं कि जब मैं ऊपर जाऊं और वो मुझसे मिले तो मेरी पीठ थपथपाए और बोले मम्मा यू डिड ग्रेट। बस इस बात से पूरी जुटकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ आपके बेटे का पढ़ के और आपकी स्थिति, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को समेट के और इसी एक बात को पकड़ के आप वापस जीना शुरू कर रहे हो। वेरी गुड। भगवान का शुक्र है कि मैं आपकी इस चीज में मदद कर पाई। नेक्स्ट, दीदी मायके के मोह से कैसे निकले, मायका छूटने का डर हमेशा बना रहता है। देखो, डर का सामना करने का ना सबसे बड़ा इलाज होता है उसे प्रैक्टिकली करके देख लो, तो या तो वो डर सच साबित हो जाएगा या फिर पता चल जाएगा हम नहा के डर रहे थे। ठीक है, तो भैया मायके का मोह, मोह किसी भी चीज का हो नुकसान ही देगा। और कहीं छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए, तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है ना, कि भैया मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि आप बार बार दिमाग में आपके वही चल रहा है। तो ये सोचो, मान लो छूट गया तो क्या हो जाएगा, कैसी लाइफ होगी आपकी, एक बार एज्यूम करके देख लो, फिर आपका डर खत्म हो जाएगा और आप निश्चिंत रहो फिर कि होगा तब देखा जाएगा, अभी थोड़ी हो रहा है, तो शायद वो बच जाए। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया, गवर्नमेंट टीचर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, 2 साल का बेबी बॉय है, अच्छी फाइनेंशियल फैमिली से हूँ। पूछना ये चाहती हूँ कि हस्बैंड के साथ रहने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करके रहना है। लव भी करती हूँ हस्बैंड से, अगर उनकी हर बात मानो तो वो भी ठीक है। पूछना ये चाहती हूँ कि बहुत हंस बोल के रहूं या एक मेंटल डिस्टेंस बना के रहूं, प्लीज हेल्प। देखो, जब हम अपना ओरिजिनल रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि दिमाग से ना हल्कापन महसूस होता है। अगर आपका मन करता है आप हंस बोल के रहें, अगर आप ओरिजिनल वो हैं तो वैसे रहिए। अगर आप ओरिजिनल वो नहीं है, आप फेक कर रही हैं कि आप हंस बोल के रह रही हैं जानबूझ के जॉली बनने के, या उनके साथ आप बहुत खुश हैं ऐसे रहने की, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा टाइम तक काम कर पाएगा। अंदर से आप टूट रही हो, बाहर से आप उनको खुश होकर दिखा रहे हो, उस बंदे को तो पता ही नहीं चलेगा ना कि उसकी वाइफ किस चीज से गुजर रही है। तो आपको मैं तो ये सलाह दूंगी कि जो नॉर्मली आपको लग रहा है वैसे रहो, कुछ भी प्रिटेंड मत करो, ना गुस्सा ना खुशी। अगर सच में खुश हो खुश रहो, सच में दुखी हो दुखी रहो। जितना प्योर और क्लियर रहोगे उतना सामने वाले से भी परेशानी कम होती है, क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता चलता है कि हम क्या फील कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, पहले मैं जी जान लगा के ज्यादा काम करती थी, पर मेरे घर में मेरी बहुत बुराई होती थी। मैं घर सजाती थी तो सास को पसंद नहीं था, कोई चीज भी इधर से उधर हो तो मेरी बुराई करती थी कि मैं आलसी हूँ। बहुत साल तक ये हुआ, सारे काम करने के बावजूद। अपनी 6 बेटियों को कहती थी मैं आलसी हूँ, और ज्यादा कपड़े मैं धोती थी तो मुझे बोलती थी कि मैं धोबन हूँ। धीरे धीरे कुछ काम जिनसे इन लोगों को प्रॉब्लम थी उन कामों को मैं छोड़ती चली गई, पर अब मैं खुद में खालीपन महसूस कर रही हूँ। अब मुझे खुद लग रहा है कि अब मैं सच में आलसी हो गई हूँ। मैं बहुत अकेला फील करती हूँ, सच में कोई नहीं है जिससे दिल की बात हो, और परचून की दुकान नहीं खुल पाई पैसे की वजह से। देखो, ये मैंने ना एक बार स्टार्टिंग के दिनों में, मुझे याद है इस चैनल के, कि दूसरे आपके काम की वैल्यू नहीं कर रहे, इस चक्कर में आप खुद में जंग मत लगाओ। ये मेरे साथ हो चुका कई साल, कि कोई उस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। और इस चक्कर में जो मुझे में स्किल्स है ना, मैंने उन्हें भी करना छोड़ दिया, और जब करना छोड़ दिया तो वो उतनी परफेक्ट नहीं रही जितनी की थी पहले से। जो मेरी क्षमताएं थी, जो मेरी योग्यताएं थी, अगर आज आप मुझे यहाँ बैठे हुए देख रहे हो, ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं करना चाह रही हूँ। ये सब मेरे अंदर था ना, लेकिन दूसरे उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे, इस चक्कर में मैं मरने की सोच रही हूँ कि कैसे अपने जीवन को खत्म कर लूं, कुछ फायदा नहीं है मेरे जीवन का। आके सुई वहां अटक गई थी। तो भाई, दूसरे अगर एक्नॉलेज नहीं कर रहे, दूसरे कमी निकाल रहे हैं, आपकी तारीफ नहीं कर रहे, करने के बावजूद भी आपको बुरा भला कह रहे हैं, तो उसका तरीका यह है कि उनके लिए मत करो। लेकिन अपने, जो आप कह रहे हो कि सच में आलसी हो गई, ये कहीं ना कहीं आप अपने साथ गलत कर गए।
उनके लिए जो काम उनमें नुस्ख निकाल रहे हैं वो मत करो, लेकिन अपने लिए करते रहो। अपना जो टैलेंट है उसको खराब नहीं करो। अभी भी टाइम है, जब जग जाओ तभी सवेरा है। इस केस में अच्छी बात यही है कि कभी भी लेट नहीं होते आप। तो दूसरों की बातों में आके, या कोई आपको तारीफ नहीं कर रहा, अपने काम करना मत छोड़ो, काम करते रहो। नेक्स्ट, हेलो मैम, पास्ट एक्सपीरियंस कैसे बहुत रूड हो गई हूँ, बात बात पे गुस्सा आता है, बुरा लगता है, एंड इन सब की वजह से जो अपने हैं उनसे भी रूड हो जाती हूँ। देखो, इसमें आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, हो जाएगा सब ठीक, है ना। उसमें आपका मेडिटेशन और भगवान की पूजा, ये दो चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। और दूसरी चीज, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस थे उनको एक बार दोबारा खंगालो, दोबारा रिपीट करो अपने दिमाग में, कहाँ आपसे गलती हुई, या फिर उन जो आपको लग रहे हैं कि बुरे थे, उनके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आए, उनको एक बार दोबारा सोचो। कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, अच्छा हो या बुरा, लाइफ में कुछ भी बेवजह नहीं होता। और अगर आपको भगवान पे अटूट विश्वास है, अगर आपको ये लगता है कि वो जो भी करेंगे घूम फिर के आपके भले के लिए करेंगे, तो आपका धीरज बना रहता है, गुस्सा कम आता है, और आपको लगेगा कि ठीक है, अभी फिलहाल मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को एक टाइम के बाद पता चल जाएगा, हो तो मेरे भले के लिए ही रहा है। तो ये सबसे बेस्ट वो होता है आपके फ्रस्ट्रेशन को कम करने का, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही, है ना। और दूसरी चीज कि भाई दूसरे पर गुस्सा, ये गलत है, लेकिन बहुत नॉर्मल है, हर कोई नहीं कर सकता, बहुत काम करना पड़ता है। अभी मैं भी कहूँ कि मेरे को इसमें मास्टरी आ गई, ऐसा नहीं है, अभी भी इधर उधर उतर जाता है, लेकिन इतना कंट्रोल कर लिया। सपोज करो बच्चों के लिए, कि जब गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, बहुत ज्यादा मूड खराब है, उस टाइम पे बच्चों को मैं नॉर्मली बता देती हूँ कि मुझे 10-15 मिनट दे दो, अभी मैं बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ। तो बजाय चिल्लाने के ये वो, उतना काम हो जाता है, तो बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन रैंडमली किसी और पे, दूसरे पे गुस्सा उतारना, ये गलत है। तो आपको पर्पजली अपने आप को रोकना पड़ेगा, जब कोशिश करोगी अपनी पूरी तो रुक जाओगी। नेक्स्ट, हाय दीदी, आपकी वजह से सच में जीना सीख गए हैं हम। अभी 8 से 10 दिन पहले मेरे जेठ जी का फोन आया, सभी भाई मिलके भैरव महाराज के यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो 500-500 रुपए सभी ने इकट्ठे किए, तो आप भी देना। हमने बोला दे देंगे। फिर 2 दिन बाद 1,000 के लिए फोन आया, मैंने पैसे भी दे दिए। 8 भाई तो मेरे पति और ये हैं, 5 भाई बड़े सास ससुर के हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। पैसे के लिए तो 3 से 4 बार फोन आ गया गांव से, बट जिस दिन वहां गए उस दिन उन्होंने किसी ने फोन भी नहीं किया, हमें पता ही नहीं। फिर मेरे जेठ जी के लड़के का फोन आया, चाची या नहीं आए लोग आप लोग। मैंने पूछा कहा, तो बताया भैरव जी के यहाँ। मैंने बोला हमने पता नहीं। फिर हस्बैंड ने उनके भाई को फोन किया, तो बोले मेरी गलती हो गई, अब आ जाओ। 12:30 हो गए थे। जहां हम रहते हैं ऐसे 40 किलोमीटर पड़ता है दीदी, बहुत बुरा लगा। बुरा लगने की बात भी है, लेकिन आपने जो वो लिया है, समझ लो पैसे के लिए उन्होंने आपको जोड़ लिया, बाकी आपको भूल ही गए। बुरा लगने की तो बात ही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके हाथ से पैसे छुटने थे, छुट गए, दान तो हो ही गया, और उनका आपको पता चल गया। अगली बार कुछ हो तो एक बार ये तंज जरूर कर देना कि भैया बता भी देना हमें समय से। नेक्स्ट, हेलो सुनीता मैम, आपने जो अगारो का रोटेटिंग क्लीनर लिया था उसका नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू बताइए, इज इट वर्थ बाइंग, प्लीज शेयर द लिंक। देखो, हाथों को बचाने के हिसाब से वो ठीक है, लेकिन मैं अपना पर्सनल बताऊं कि शुरू से जो हाथ से घिसता हुआ आ रहा है ना इंसान, उसको कहीं ना कहीं कोने वोने में ऐसा लगेगा कि उससे करने की बजाय, मतलब जैसे अभी है उसकी अटैचमेंट जोड़ूं करूं, इसकी बजाय मुझे लगता है जैसे मैं नहाने के बाद ही करती हूँ ना, तो मैं हाथ से रगड़ देती हूँ। बट वर्क करता है, और सबसे बढ़िया तो उसका वो है जो ग्रीन स्क्रॉच ब्राइट वाला उसमें अटैचमेंट जुड़ा हुआ है ना, वो तो बहुत ही बढ़िया है। और जो शीशों की पॉलिश करने वाला है, वो दो तो मुझे बहुत अच्छे लगे। जो टाइलों पे ब्रश वाला है ना, वो आपका नॉर्मल क्लीनिंग कर देगा, या फिर आपने बहुत हार्ड वाला क्लीनर डाल रखा हो तो कर देगा। जमे हुए दाग में जितनी देर में वो करेगा, क्योंकि उसका वो ब्रश हेड छोटा है, जितनी देर में वो करेगा ना, उतनी देर में आपको लगेगा कि मैं हाथ से घिस लूं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर जैसे वो 2,000 के करीब का था, अंडर 2,000 ही था, तो काफी जगह पे अगर आप डेली में, जैसे मान लो जो क्लीनिंग करते हो, वाइपर वगैरह लगा दिया, वंस इन अ वीक आपको क्लीन करना है,
ठीक है। और मेनली आपकी जो टाइल है वो थोड़ी चिकनी वाली है, वो तब बढ़िया काम करेगा। रफ टाइल में जिनमें थोड़ा सा भर जाता है, उनमें आपको लग सकता है कि यार मतलब थोड़ा प्रेशर और डाल दूं। जो मुझे पर्सनली लगा उसका अटैचमेंट अगर थोड़ा और बड़ा होता तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। छोटे की वजह से उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन काम करता है, ऐसा नहीं। और एक दूसरा फायदा उसमें वो लगता है कि जो डंडा उसका बड़ा सा हो जाता है ना, तो जो हार्ड टू रीच प्लेस थे जिन पे स्टूल पे चढ़ के घिसना पड़ता था, वहां अब उससे आराम से वहीं खड़े हो जाता है। और टाइम लगता है। अगर मैं सोचूं कि मैं हाथ से घिसूं या उससे, तो शायद मैं 5-10 मिनट पहले हाथ से बच जाऊंगी। और दूसरा फायदा ये है उसे लेने का कि अगर उससे करते हैं तो आपके नेल्स वगैरह हाथ खराब नहीं होते, हाथ नहीं दुखता। सबसे बड़ी बात, सबसे जो बड़ा चेंज मुझे लगता है वो ये है कि ऐसे ऐसे रगड़ने से जो हाथों में दर्द हो जाता है ना, उसमें हाथ नहीं दुखता। तो अगर सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो लेने की, तो ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि पैसे डाल दिए फिर काम नहीं आएगा। नेक्स्ट एक गुड न्यूज है, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। आपने जो टाइम मेजर करने वाली टेक्निक बताई थी एलएलई ब्लॉग पे, मेरे लिए बहुत काम आई। मेंटली घर के कुछ काम को एक एक क्लियरिटी मिल रही है। फैंसी कुकिंग आइटम का टाइम मेजर किया, फिर स्ट्रेस ही खत्म हो गया। थैंक्स अलॉट। एंड इग्न्यू के बीएड एंट्रेंस टेस्ट में मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ ड्यू टू योर हेल्प फॉर मेंटल स्ट्रेंथ। बहुत बढ़िया। ये इनकी सक्सेस स्टोरी मैं कहूंगी काफी पुरानी और लॉयल कहना चाहिए। ये सब्सक्राइबर है, इनका नाम मुझे याद है इनके आईडी का, रुद्रा 070। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट, थैंक यू दी मेरा कमेंट पढ़ने के लिए। आपने मेरा कमेंट रीड किया तो मेरी हार्ट बीट बढ़ गई खुशी से और आंखों में आंसू भी आ गए। लव यू दी। काश लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा काम करता कि मैं आपसे जल्दी से मिल पाती। हाँ, कर ही सकता है। Next, Dee, you helped me a lot to take tough decision in my life today. Again, I need your valuable advice. Kindly tell me some classroom management tips and anger management tips while handling naughty students in class. Also, tell some tips on how to make classroom rules on the very first day of class so that no confusion and discrepancy exists. What rule we can apply? Kindly tell in brief. देखो, क्लास मैनेजमेंट में ना, अगर आपको लगता है कि बच्चों पे गुस्सा आता है तो कैसे मैनेज करें, एक मंत्र सा है। इंग्लिश का है लेकिन एक मंत्र की तरह है और वो काम करता है मेरे लिए हमेशा, कि वी आर हियर टू हेल्प। जैसे ही आप ये बोलते हो ना अपने मन में, तो आपको समझ में आता है कि वो बच्चा है, वो ऐसे ही करेगा। आप उसकी हेल्प करने के लिए हो, सही बिहेव करना उसको सिखाने में। या उसको कोई सवाल नहीं आ रहा या कोई चीज नहीं आ रही, आप उसकी हेल्प करने के लिए बैठे हो कि वो पढ़ पाए। तो जैसे ही हम ये बोलते हैं ना, आई एम हियर फॉर हेल्प, आई एम हियर टू हेल्प, वी आर हियर टू हेल्प, इस तरीके का जैसे ही वो थॉट दिमाग में आता है, आपका गुस्सा एकदम खत्म हो जाता है और दिमाग दूसरी तरफ लगता है कि इसको इस तरीके समझ में नहीं आ रहा तो कैसे सिखाऊं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। समझे? तो एक तो ये चीज, और दूसरा रूल्स वगैरह, ये करते करते आपको समझ में आएगा। कई बार देखो, रूल्स मेरे वाले जो है ना, वो किस हिसाब से बनते हैं कि इस क्लास में प्रॉब्लम क्या है, उसी टाइम इंस्टेंट में बना देती हूँ रूल। कि जैसे ये हुआ, कोई बात पे मान लो सीट के पीछे झगड़ा हो रहा है, रोज हो रहा है, सीट के पीछे झगड़ा हो रहा है, तो जिस दिन आपकी मैक्सिमम अटेंडेंस है आपने सीट फिक्स कर दी। अब वो भी नहीं हो पा रहा, आपने बोल दिया कि जो पहले आएगा वो अपनी पसंद की सीट पे बैठ जाएगा। उसमें इशू ये हो सकता है, कई बार बच्चे फिर पौन पौन घंटा पहले आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं वो अवॉइड करती हूँ। लेकिन जो आया है पहले, कम से कम उस दिन तो भाई, अगर वो चाह रहा है किनारे पे बैठना तो वो किनारे बैठ जाएगा। इस तरीके से है। या फिर राइटिंग के लिए एक स्टार मिलेंगे, महीने के अंत में गिने जाएंगे। अटेंडेंस का है, महीने के अंत में गिना जाएगा कौन सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहा, किसने सबसे ज्यादा अच्छा बिहेव किया, उसको स्टार मिलते हैं हर एक अच्छे बिहेव पे जो उसने आउट ऑफ बॉक्स जाके किया है। तो वो चीजें हैं। तो आप अपने दिमाग से, आप मतलब मालिक हो आप अपनी क्लास के, जो आपको लगे ट्राई करने के लिए छोटे छोटे रूल्स आप बना सकते हो। ऐसा कुछ लिखित में नहीं है कि ये करो ये करो। बच्चे अलग हैं और वहां पे प्रॉब्लम्स हर सेशन में अलग आती हैं, जो मुझे समझ में आया। तो रूल आपको उसके अकॉर्डिंग ही, जिसमें सॉर्ट हो जाए चीजें, उस हिसाब से बनाने होंगे। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल पेंसिल का ट्रेंड चढ़ गया मेरे स्टूडेंट्स में, एक लाया, दूसरा लाया, तीसरा लाया। उसमें हो क्या रहा है, वो लिख रहे हैं, उसे कट 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 करे जा रहे हैं, टूटे जा रही है। मैं इरिटेट हो रही हूँ,
कि भैया एक तो लिखना आ नहीं रहा, दूसरा तो इतनी बारीक पेंसिल लेके बैठ गया और वो भी टूटे जा रही है। छोटा बच्चा पहली क्लास का, जिसको मैं पेंसिल पकड़ के लिखना सिखा रही हूँ, उसको भी चस्का लग गया। मुझे हो गया हफ्ता 10 दिन इस चीज को देखते हुए, और देखा कि वो मैकेनिकल पेंसिल बढ़ती जा रही है। मैंने रूल बना दिया कि आज लास्ट डे है, अभी जिसके पास है ठीक है, कल से जिसकी भी आएगी वो यहाँ पर जमा हो जाएगी, वो उसको दी नहीं जाएगी। धीरे धीरे खत्म हो गई वो पेंसिल्स। घर पे करो जैसा करना है, उसने दे दी परमिशन कि घर पे लिखो अपने इससे, स्कूल में नॉर्मल पेंसिल चलेगी। तो आपको देखना पड़ता है वो कि वहां पे प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के हिसाब से रूल बनते हैं। नेक्स्ट, रितेश झा, मैं पूरे ऐड देखती हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ, थैंक यू दी, थैंक यू जी। नेक्स्ट, तोशी जैन, हेलो दी, नमस्ते। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी केयर भी बहुत करते हैं, मगर वो मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते। ज्यादातर उन्हें को मेरा घर पर रहना ही अच्छा लगता है, मैं क्या करूं। होता है, ये भी एक फॉर्म ऑफ लव है, लेकिन अति में ना हो, टॉक्सिक वाली चीज नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी एक फॉर्म ऑफ लव है कि उन्हें लगता है यार मेरे साथ घर पर है। क्योंकि देखा जाए ना, हम लोग बाहर 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 करते तो रहते हैं, पर जो सुकून, जो तसल्ली घर में आराम से रहने में मिलती है, वो बाहर नहीं मिलती। तो मिक्सचर होना चाहिए दोनों चीजों का, तो इतना ना स्ट्रेस मत लो। और दूसरी चीज ये है कि जब वो हैं कम से कम तब मत जाओ, जब वो ऑफिस में है, कुछ है, काम पे गए, तब आप अपने बाहर के काम कर लीजिए। नेक्स्ट, अब उसकी शादी हो गई है, वह चली गई है, अब बात नहीं होती, लेकिन वह पुरानी बातें मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। ये वही पहला क्वेश्चन है जो अफेयर वाला था, तो इस पर हमारी बात हो चुकी, इसलिए अब इस पर बात नहीं करते। नेक्स्ट, मैं बैंकर हूँ बाय प्रोफेशन, मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है और लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, मेरी एज 33 है, शादी अभी तक नहीं हुई। रीजन, लड़के वालों को ट्रांसफरेबल नेचर ऑफ जॉब से प्रॉब्लम है। कल ही एक रिश्ते की मीटिंग हुई, मैंने अपने पॉइंट्स रखे कि मेरी जॉब ट्रांसफरेबल है, प्लस मैं प्रमोशन भी लूंगी जब भी अपॉर्चुनिटी में। उस पर लड़के का रिप्लाई था कि प्रोग्रेस सबको चाहिए, बट कभी कभी फैमिली को देखते हुए कभी कभी रुकना भी जरूरी है। मैंने ये भी कहा, बीइंग अ वर्किंग, मैं उतना टाइम घर को नहीं दे पाऊंगी जितना होम मेकर दे सकती है, मुझे हेल्प की जरूरत होगी। लड़के का रिप्लाई था, सबका कुछ रोल्स फिक्स होता है, वो करना होता है। अभी मेरी होम टाउन पोस्टिंग हुई है और ये लड़का भी यही पास का है। इसने अपनी अच्छी खासी आईटी जॉब छोड़ के यहाँ कम सैलरी पे ज्वाइन किया, जस्ट टू बी विद फैमिली। मैं क्या करूं, पेरेंट्स बहुत परेशान है शादी को लेके, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। लड़का अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, प्लीज रिप्लाई, मैं ये रिश्ते को हाँ कहना चाहिए। देखो, अगर आपके लिए आपका करियर, आपकी जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, उस लड़के की प्रायोरिटी साफ नजर आ रही है, वो कम पैसों में काम करने को तैयार है टू स्टे विद हिज पेरेंट्स, तो वो अपनी पत्नी से भी यही उम्मीद करेगा। जो आपकी प्रायोरिटीज हैं वो उनके साथ नहीं जा रहा, उस हिसाब से नहीं करनी चाहिए आपको। हाँ, या फिर कहीं ना कहीं अपनी जॉब के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। तो ऑब्वियसली देखो, जब इस तरीके की जॉब होती है ना लड़की की, तो किसी को भी पत्नी या बहू इतनी व्यस्त वाली चाहिए ही नहीं होती। तो आपके साथ ही जो काम करते हो, या तो उनमें से कोई लड़का आपके साथ सही बैठेगा कि भाई उसको पता है किस तरीके की जॉब है, और वो फिर सोच के करेगा कि हाँ भाई इतने टाइम ये यहाँ पे रहती है, उस हिसाब से घर संभलेगा, बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो। कोई आउटसाइडर आपकी बात नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे मुझे तो लग नहीं रही बात बनती हुई। वो बात अलग है कि पेरेंट्स परेशान है, वो चीज है, लेकिन चुनना पड़ेगा आपको, दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट, मैम, मेरी एक नंद है, वो हर दिन 10 दिन में अपने हस्बैंड के साथ मायके आ जाती है। उसकी विदाई के टाइम एज भैया भाभी 500 रुपए का टैक्स लग जाता है। हम इतना मैनेज नहीं कर सकते, आप कुछ बताएं। तो कम दिया करो या फिर देना बंद कर दो, जब हर 10 दिन में आती है तो क्यों देते हैं। 500 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन तभी तो जब किसी ओकेजन पे आए या रहने के लिए। भाई कई महीने में एक बार आ रही है, जो हर 10 दिन में आ रहा है उसको पैसे कौन देता है। नहीं तो देने भी है तो 100 रुपए दो, या बस लड़की को दे दो, दामाद को दे दो, एक को दे दो, दोनों को मत दो। नेक्स्ट, दी, मेरी शादी को 5 मंथ हुए हैं, मैं बहुत गलत ससुराल में फंस गई हूँ, सास बहुत परेशान करती है, दहेज मेरे पापा ने बहुत दिया, फिर भी ताने मारती है। मेरे भाई की एंगेजमेंट थी, पापा ने ससुर जेठ की शॉप पर जाकर इनवाइट कर दिया, जेठानी नंदे कोई नहीं आया, सास आई बट पूरे फंक्शन में मुंह फुला कर रही, मेरे से बात तक नहीं की। मेरे रिलेटिव्स में
मेरे और मेरे मम्मी पापा की बुराई करी, मेरे प्रेगनेंसी में हूँ, मायके में हूँ, सारा खर्चा मेरे फादर उठा रहे हैं। हस्बैंड वैसे तो ठीक है बट माँ के भड़काने से लड़ते हैं। मुझे सास पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे पापा को बुरा बोला, मैं कैसे सरवाइव करूं इस औरत के साथ। मेरी मदर नहीं है, हस्बैंड चाहते हैं मैं सास को माँ समझूं अपनी, बट वो मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में एक बार मेरे बारे में कुछ पूछ तक नहीं रही। आई एम सो हर्ट। देखो हर्ट होना जायज है, बाकी फिलहाल अपने बच्चे पे ध्यान दो। हस्बैंड का काम है कहना कि मेरी माँ को अपनी माँ समझो, लेकिन अगर वो इस लायक नहीं है तो हम डिसीजन अपने हिसाब से लेते हैं। किसी के कहने से कोई भी औरत हमारी माँ नहीं बन जाती, और किसी के कहने से क्या, कभी भी अच्छी भी हो ना तो सास सास रहती है, वो माँ नहीं बनती। उसको सास की तरह प्यार इज्जत सम्मान सब दो। माँ मान के चलोगे वहीं रायते फैल जाएंगे, लेकिन वो चीज चलो आपके में है ही नहीं। अभी फिलहाल अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दो। पापा को क्या बोला, शादी में क्या हुआ, ये चीजें ना बहुत तुच्छ है, बहुत तुच्छ। इन पे ध्यान मत दो, बस सिंपल मैं ये बता रही हूँ। इतनी बड़ी ये चीज है ना, जितना कम दिमाग का आदमी होता है उतना ही से बड़ा चढ़ा के वो पकड़े भी रहता है, याद भी करता है, खंगालता भी है। ये चीज है, कोई मायने ही नहीं रखती, बेफालतू की बातें हैं ये। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्रेगनेंसी, उस पर ध्यान दो। खुश रहो, खाओ पियो, अपने सेहत का ध्यान रखो, बच्चे का ध्यान रखो। अभी बाकी चीजें कुछ मत सोचो। नेक्स्ट है मैम, मैं गेस्ट फैकल्टी टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। मेरा बच्चा 20 साल का है। मेरा बच्चा और पति आपस में लड़ते रहते हैं। मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, कोचिंग भी नहीं जाता, सिर्फ एग्जाम देने जाता है, और एग्जाम में भी बैकलॉग आ जाती है। रोज के रोज घर में लड़ाई होती है और मैं बीच में फंस जाती हूँ। मुझसे कहते रहते हैं कि मैंने उसे बिगाड़ा है। बेटी अभी 10th में है, वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती है और मैं भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहती हूँ ताकि एक परमानेंट जॉब सिक्योर कर सकूं, बट घर का झंझट में फंस गई हूँ। मेरे साइड में कोई भी रिलेटिव नहीं है, पेरेंट्स की डेथ हो गई है, और भाई बहन नहीं है। बेटी बोलती है कि गांव के घर में रहने लगते हैं, बहुत पढ़ाई और जॉब का क्या है, और हाँ लड़ाइयाँ बहुत बड़ी ही हो जाती हैं। लगभग हाथापाई भी, मेरी बेटी को बहुत प्रॉब्लम है, उसके हार्ट में भी पेन होने लगता है। माइनर फाइट से बट दी मेरे दिन घर में रोज रोज लड़ाई हो रही है। सोल्यूशन प्लीज। अपने पति को समझाओ कि देखो जितना तुम कोशिश कर सकते थे तुमने कर ली। हर बच्चा एक सा नहीं होता। तुम्हारा पढ़ाने का दिल है, लड़की का मन है, उस पे अपने अरमान निकालो, उसे पढ़ाओ, करो उसके साथ जितनी तुम्हें कोशिश करनी है पढ़ाने की, है ना। लड़के से एक बार राम राम करके बात कर लो कि भैया तुझे करना क्या है, पढ़ तो रहा नहीं, है ना। क्योंकि देखो एक लिमिट होती है, उसके बाद आपको रुकना ही पड़ेगा। तो अपने बच्चे से ज्यादा ना अपने हस्बैंड को ही समझाओ कि तुमने जितनी करनी थी कोशिश कर ली, कितने साल और झगड़ोगे। अब उसे उसके हाल पे छोड़ दो। उससे ये पूछो कि भाई तुझे करना क्या है, पढ़ के तो हो नहीं रहा, सरवाइव कैसे करेगा, क्या काम करेगा अब आगे का। तो उससे ये बात करके देखो। बाकी लड़की को अपनी अच्छे से पढ़ा दो। नेक्स्ट दी, मैंने आपसे बच्चों को नवोदय स्कूल के लिए पूछा था, आपने बोला प्राइवेट में पढ़ने दो, बट मैंने हस्बैंड से बात की, वो बोल रहे हैं वहां से बच्चा कुछ बन के ही निकलेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा, मैं क्या करूं। मेरी बहन के बच्चे, जो मेरी बहन एक्सपायर हो गई, उसके 4 बच्चे हैं, ठीक है। उसके चारों बच्चे नवोदय में हैं। 2 वहां से पास कर चुके हैं, इंटर लड़कियां, तीसरी लड़की और चौथा बेटा वो अभी भी नवोदय में ही है, ठीक है। मार्क्स उनके अच्छे आए हैं क्योंकि बच्चे ब्रिलियंट हैं। अभी भी वो सरकारी नौकरी के लिए या और भी किसी प्राइवेट नौकरी के लिए उसी तरह स्ट्रगल कर रही है जैसे नॉर्मल, कहीं कुछ नहीं बन पा रहा उसका अभी भी। तो हमें भी यही बताया गया था शुरू में कि नवोदय से निकलो तो केंद्रीय नौकरियों में कोटा होता है नवोदय के बच्चों का, और वहां पे बहुत अच्छा होता है, वहां से नौकरी कर। कुछ नहीं हो रहा, मैं तो प्रैक्टिकली देख रही हूँ ना, उल्टा। अगर मैं तभी तो बोली हूँ, अगर अफोर्ड कर सकते हो प्राइवेट में पढ़ेगा तो बच्चे की इंग्लिश स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, रहन सहन का स्तर वो उस तरीके का रहेगा, तो वो आगे किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएगा। अब मेरी भांजियां जब कॉर्पोरेट सेक्टर में वो ट्राई करने जा रही है, करेगी, उसको बहुत ज्यादा मेहनत पहले अपनी पर्सनैलिटी पे करनी पड़ेगी। अगर सिलेक्शन हो भी गया उसका स्टार्टिंग में, वैसे तो जो बोलने का स्टाइल है या आउटलुक जो है, उसको अगर वो इतना मैटर करेंगे ना तो पता नहीं उसका सिलेक्शन भी होएगा नहीं होएगा।
लेकिन अगर हो भी गया कि चलो टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी है, दिमाग अच्छा तेज है, तो भी उसको अपने फिजिकल पर्सनैलिटी पे भी आउट, जो मतलब एक ओवरऑल होता है ना, उस पे इतना काम करना पड़ेगा। तो अगर वो किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ी हुई होती तो वो चीज ऑटोमेटिक उसकी वैसी ही होती। इसलिए मैं तो उन बच्चों को देख रही हूँ ना। तो स्कूल अच्छा है, लेकिन अगर आपका सरकारी स्कूल ये इसलिए कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे प्राइवेट में, तो वहां पे करवा दो। वरना कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां पढ़ के बहुत बढ़िया निकलने वाला है बच्चा, और नॉर्मल स्ट्रगल उसकी भी उतनी ही रहेंगी जितनी वहां है। होशियार हैं बच्चे चारों, लेकिन अभी मुझे उनका किसी का भी, बड़ी वाली का तो बहुत कई साल हो गए, कुछ होता नजर आ नहीं रहा, जबकि ब्रिलियंट है। 95+% थे उसके हाई स्कूल इंटर में। ऐसा बच्चा अभी तक किसी जॉब पे नहीं पहुंच पा रहा। नेक्स्ट, हाय दी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। जहाँ मेरे ससुराल की तरफ से लगता था कोई भी 1% भी करने नहीं देगा, वहीं अब सिचुएशन ऐसी है कि मैंने जिक्र किया दबे मन तो 50% हाँ में मंजूरी है, बट मुझे लगता है कि नहीं कर पाऊंगी मैनेज, या बॉडी साथ नहीं देगी, क्योंकि काम का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, और हर चीज परफेक्ट चाहिए। मैं 2 साल की बेटी है जिसकी देखभाल भी नहीं करेंगे, 1 या 2 दिन की बात हो कर भी दे, हमेशा नहीं। क्या करूं, आई एम वरीड। आपको लगा था ना कि नौकरी के लिए मना करेंगे, लेकिन 50% हाँ हो गई, तो ऐसे ही अब आपको लग रहा है कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जो जब निकलोगे सारी व्यवस्थाएं बनेंगी। नेक्स्ट, हेलो मैम, बहुत टेंशन हो रहा है, मेरे हस्बैंड की हार्ड पोस्टिंग आई है, वहाँ फैमिली रखना अलाउ नहीं है। मेरे ससुराल बहुत ही टॉक्सिक है, क्या करूंगी कुछ समझ नहीं आ रहा। मायके भी नहीं रहना चाहती, क्या करूं, एक छोटी बेटी भी है 1.5 साल की। देखो, अगर ससुराल में रहना बहुत मुश्किल है, तो अगर पति वहां पे जा भी रहे हैं तो आप ये कोशिश कर लो कि आप फिर अकेले ही रहने की कोशिश कर लो। ऐसा तो है नहीं, अगर पास पड़ोस हमारा ठीक रहता है तो हम अकेले भी सरवाइव कर ही लेंगे। और 1.5 साल की बेटी है, तो उस हिसाब से जहां तक हो सकेगा उसे अपने साथ ही रखो, ठीक है ना। लेकिन फैमिली के हिसाब से वही रहता है कि टॉक्सिक हैं, जैसे भी हैं, साथ रहो तो ठीक रहता है। अब आप ये देखो कि किस लेवल की हैं। अकेले रहना ज्यादा मुश्किल है या उन लोगों के साथ रहना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रहना तो पड़ेगा। दोनों में से एक तो आपके लिए जो थोड़ा कम मुश्किल हो, उस ऑप्शन को चूज कर लो। थोड़े टाइम की बात है, परमानेंट तो है नहीं, निकल जाएगा ये समय भी, है ना। तो ये हो गए एपिसोड 209 के जवाब, और इसके कमेंट्स ऑफ रहेंगे। अब 210 के जवाब जो आएंगे वो सीधे 211 में आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं शायद काउंटिंग में गड़बड़ कर रही हूँ, मतलब जो भी है इसके एपिसोड के कमेंट्स ऑफ रहेंगे, फिर ये अगले बार से ये हो जाएगा कि उस आपने इधर क्वेश्चन पूछा, उससे अगले एपिसोड में आपका आंसर मिल गया, ठीक है। आई होप कि ये काम करेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड सॉर्टेड ऑलवेज।